हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार स्मार्ट IQ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्राचीन इतिहास का अध्ययन करेंगे। प्राचीन इतिहास के इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग जो है मौर्योत्तर काल का अध्ययन करेंगे। मौर्योत्तर काल का मतलब ये होता है कि मौर्य वंश के पतन के बाद, जब मौर्य वंश का पतन होता है उसके बाद का जो इतिहास होता है उसे मौर्योत्तर काल के नाम से जाना जाता है। इस मौर्योत्तर काल को हम लोग दो भागों में पढ़ने का प्रयास किया है, एक देशी शासक के रूप में, दूसरा विदेशी शासक के रूप में। पिछली क्लास में हमने विदेशी शासक के रूप में जो है हिंद, ईरानी, शक, पहला और कुषाण वंश का अध्ययन किया था। आज हम लोग देशी शासक के रूप में शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश और चेदी वंश का पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो है शुंग वंश की स्थापना होती है। शुंग वंश को जो है जब मौर्य वंश का अंतिम शासक होता है, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ को माना जाता है। बृहद्रथ की हत्या उसी के सेनापति, बृहद्रथ का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करता है और वहीं से जो है शुंग वंश की स्थापना करता है। तो जब भी प्रश्न पूछा जाए कि शुंग वंश का संस्थापक कौन है, तो शुंग वंश के संस्थापक के तौर पर पुष्यमित्र शुंग को जो है शुंग वंश का संस्थापक माना जाता है। और इसने जो है अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा को बनाता है। आइए उसके बाद हम पढ़ने का प्रयास करते हैं आगे। देखिए, इसके संस्थापक जो हैं पुष्यमित्र शुंग जो है, पुष्यमित्र शुंग को बृहद्रथ की हत्या करके वो राजगद्दी हासिल करता है और अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा को बनाता है। और इसकी उपाधि सेनानी है। सेनानी इसने अपनी उपाधि इसलिए धारण किया था क्योंकि जब इसने बृहद्रथ की हत्या किया था उसके पहले, उस दौरान ये जो है सेनापति के पद पर था, इसलिए जो है इसने सेनानी की उपाधि धारण करता है। और दूसरी उपाधि इसकी दधिवज्जी। ये इसकी उपाधियों को ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है कि सेनानी किसकी उपाधि थी। सेनानी जो है पुष्यमित्र शुंग की उपाधि थी और इसकी दूसरी उपाधि है दधिवज्जी। सेनानी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगला जो है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। धनदेव का अयोध्या अभिलेख। धनदेव का अयोध्या अभिलेख में जो है शुंग वंश के संपूर्ण इतिहास के बारे में हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। यहाँ पर शुंग वंश के बारे में, जिसमें पुष्यमित्र शुंग हो गए, अग्निमित्र हैं, भागभद्र हैं, देवभूति हैं, इन सब जो इसके उत्तराधिकारी हैं उनके बारे में हमें यहाँ में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो एकमात्र यही अभिलेख है जिसके द्वारा हमें यहाँ जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं। तो धनदेव का अयोध्या अभिलेख में जो है शुंग वंश से संबंधित है और यहाँ पर इनकी जानकारी हमें प्राप्त होती हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने जो है भरहुत स्तूप का निर्माण किया था। भरहुत स्तूप जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है और यहाँ पर भरहुत स्तूप को इसने बनवाया था। तो इससे ये प्रमाण मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग जो है ये बौद्ध धर्म का भी संरक्षण के तौर पर जाना जाता है। तो इसने जो है भरहुत स्तूप को बनवाया था। और दूसरा देखिए, इसने सांची स्तूप को जो है, सांची स्तूप की रेलिंग को जो पत्थर से बनवाया था। जब अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण किया था उस समय सांची स्तूप की रेलिंग को जो है लकड़ियों द्वारा उसका निर्माण किया गया था। उस लकड़ी को हटा करके, उस लकड़ी की रेलिंग को हटा करके इसने पत्थर की रेलिंग का, पत्थर से जो है रेलिंग बनवाया था। इसलिए पूछा जाए कि पत्थर की रेलिंग का निर्माण किसने किया था, तो हमारा उत्तर होगा पुष्यमित्र शुंग ने जो है सांची स्तूप की जो रेलिंग थी उसे पत्थर से बनवाया था। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पतंजलि जो है पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। पतंजलि महाभाष्य के रचनाकार हैं पतंजलि, और ये जो है पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते हैं और उनके संरक्षण प्राप्त था इन्हें। और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। मीनांडर को इसने पराजित किया था। मीनांडर जो है हिंद यूनानी शासक था और ये जो है यूथिडेमस वंश से संबंधित था। मीनांडर हिंद यूनानी शासक था जो यूथिडेमस वंश से संबंधित था और इसको जो है पराजित करने का कार्य जो है पुष्यमित्र शुंग करते हैं। इसलिए प्रश्न जब भी पूछा जाए कि मीनांडर को किसने पराजित किया था, मीनांडर यानी मिलिंद को किसने पराजित किया था, तो इसने जो है पुष्यमित्र शुंग होता है। मीनांडर के बारे में हमने बताया था, नागसेन की रचना है मिलिंद पन्हो, जिसमें मिलिंद और नागसेन के बीच एक आध्यात्मिक वार्तालाप होती है बौद्ध धर्म के बारे में। उस प्रश्न के संग्रह को जो है मिलिंद पन्हो के नाम से जाना जाता है। तो इसको जो जानकारी के तौर पर हमने यहाँ बताया है। फिर देखिए, ये मीनांडर को जिसने पराजित किया था, तो जब भी पूछा जाए कि मीनांडर यानी मिलिंद को किसने पराजित किया था, तो उसका उत्तर होगा कि पुष्यमित्र शुंग। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इनके जो प्रमुख उत्तराधिकारी हैं उसके बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। उसके बाद देखिए, अग्निमित्र हैं। अग्निमित्र ने अपनी राजधानी विदिशा बनाते हैं। ये राजधानी वैसे इनकी पाटलिपुत्रा ही थी, लेकिन एक लगाव विदिशा की तरफ हो रहा था, जिसमें जो भी स्थापत्य का विकास किया जा रहा था विदिशा में किया जा रहा था। तो यहाँ पर जो है इनकी राजधानी जो है विदिशा हो जाती है। फिर ये देखिए, कालिदास की रचना मालिकाग्निमित्रम, जो कालिदास की रचना है मालिकाग्निमित्र,
ये कालिदास की रचना है मालविकाग्नि मित्र। इसमें जो है मालव की राजकुमारी मालविका और अग्निमित्र के जो प्रेम और उसके प्रेम विवाह का वर्णन किया गया है। ये एक नाटक है जिसमें इनके विवाहों का वर्णन किया गया है। इसी को जो है मालविकाग्नि मित्र के नाम से जाना जाता है। तो कालिदास की रचना है मालविकाग्नि मित्र और ये नाटक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये नाटक है। जो पूछा जाता है मालविकाग्नि मित्रम क्या है, तो ये नाटक है। इस नाटक में जो है मालविका और अग्निमित्र के प्रेम और उनके प्रेम विवाह का वर्णन किया गया है। इसी को जो है मालविकाग्नि मित्रम के नाम से जाना जाता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं भागभद्र। भागभद्र को हमने बताया था कि भागभद्र के बारे में हमने बताया था कि ये एंटियालकिड्स यानी हिंद यूनानी शासक था, एंटियालकिड्स था और उसका दूत होता है हेलियोडोरस। हेलियोडोरस को जो है भागभद्र के दरबार में दूत बनाकर एंटियालकिड्स भेजता है। उस दौरान उसने विदिशा में जो है एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना करता है। तो हेलियोडोरस जो है विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना करता है, वहीं पर जो है ये वैष्णव धर्म को अपनाता है और साथ ही साथ इसने वासुदेव की उपाधि धारण करता है। तो यहाँ पर देखिए एंटियालकिड्स आइए हम लोग भागभद्र के बारे में अध्ययन करते हैं, जो उनके उत्तराधिकारी के तौर पर जाने जाते हैं। भागभद्र देखिए यहाँ पर एंटियालकिड्स जो हिंद यूनानी शासक था, हिंद यूनानी शासक था एंटियालकिड्स, उसका दूत होता है हेलियोडोरस। हेलियोडोरस को उसने जो है भागभद्र के दरबार में भेजता है, भागभद्र के दरबार में भेजता है राजदूत बना करके। और वहीं पर जो है हेलियोडोरस ने विदिशा में यानी विसिदा यानी बेस नगर में, विदिशा कहिए चाहे बेस नगर कहिए, दोनों एक ही हैं, विदिशा में जो है एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना करता है और वहाँ पर इसने वैष्णव धर्म को अपनाता है और साथ ही साथ जो वासुदेव की उपाधि धारण करता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये अक्सर पूछा जाता है कि गरुड़ स्तंभ की स्थापना किसने किया था, तो गरुड़ स्तंभ की स्थापना जो है हेलियोडोरस ने किया था। इसको ध्यान दीजिए, गरुड़ स्तंभ की स्थापना किसने किया था, हेलियोडोरस ने किया था। और ये कौन था, एंटियालकिड्स का दूत था, यानी एंटियालकिड्स हिंद यूनानी शासक था, उसका दूत था ये भागभद्र जो है, भागभद्र पूछा जाता है कि ये शुंग वंश के किस नंबर के शासक थे, यानी 9वें स्थान पर ये शासन कर रहे थे, यानी ये उत्तराधिकारियों में 9वां स्थान था इनका। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद देवभूति आते हैं। देवभूति जो है शुंग वंश का अंतिम शासक माना जाता है। ये शुंग वंश के अंतिम शासक हैं और इनकी हत्या जो वासुदेव करते हैं। देखिए देवभूति हैं और इनकी हत्या जो वासुदेव करते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। इससे अक्सर कन्फ्यूजन होता रहता है कि देवभूति की हत्या वासुदेव किए थे कि या वासुदेव की हत्या देवभूति किए थे। तो पहले जो है देखिए देवभूति की हत्या वासुदेव करते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा हमेशा। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। शुंग वंश का अंतिम शासक जो है देवभूति होता है, उसकी हत्या जो है वासुदेव करते हैं। और शुंग वंश के शासनकाल में ही देखिए, शुंग वंश के शासनकाल में जो मनुस्मृति का रचना होती है, मनु एक ऋषि थे, मनु ऋषि द्वारा ये मनुस्मृति का निर्माण किया जाता है। और इसमें जो है और अनेक प्रकार की कुरीतियाँ अब वर्तमान में जो है प्रदर्शित हो रही हैं। तो यहाँ पर देखिए मनुस्मृति की रचना होती है और ये मनु द्वारा मनुस्मृति की रचना की गई है। तो आइए शुंग वंश के बारे में फिर से अध्ययन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या जो है पुष्यमित्र शुंग करते हैं। पुष्यमित्र शुंग द्वारा जब इनकी बृहद्रथ की हत्या की जाती है, वहीं से जो है शुंग वंश की स्थापना होती है। तो संस्थापक के तौर पर जब बात की जाए तो संस्थापक जो है पुष्यमित्र शुंग है और इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा बनाते हैं। और इसने जो इनकी जो उपाधि थी, इनकी उपाधि थी सेनानी। सेनानी इनका मतलब ये था कि ये जब बृहद्रथ शासन कर रहा था उस समय ये सेनापति थे, इसलिए इनकी उपाधि थी सेनानी। और दूसरी उपाधि थी दधिवज्जी। ये सेनानी उपाधि आप ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में पूछता है। उसके बाद धनदेव का अयोध्या विलेख में जो है शुंग वंश के बारे में हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इस तौर पर जो है ध्यान दीजिएगा, अयोध्या में यानी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जो है धनदेव की अयोध्या विलेख पाया गया है, उसमें जो है शुंग वंश की हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। पुष्यमित्र शुंग द्वारा भरहुत स्तूप को बनवाया गया था। भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है और भरहुत स्तूप का निर्माण किया था। और साथ ही साथ देखिए सांची स्तूप को जो है, सांची स्तूप के जो लकड़ी की रेलिंग थी उसको हटवा कर ये पत्थर की रेलिंग का निर्माण करते हैं।
तो यहाँ पर इसको भी ध्यान दीजिएगा। इनके दरबार में पतंजलि रहते थे। पतंजलि वही जो महाभाष्य के रचनाकार माने जाते हैं, पतंजलि रहते, और उनके जो है इसने जो है पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। उसके बाद आगे बढ़िए, देखिए इसने मिनांडर को पराजित किया था। मिनांडर को मिलिंद के भी नाम से जाना जाता है और इसने मिनांडर को पराजित किया था। मिनांडर जो है हिंद यूनानी शासक था। फिर हम लोग समझते हैं अग्निमित्र। अग्निमित्र की जो राजधानी थी उसने विदिशा को अपनी राजधानी बनाते हैं और इसके समय जो है एक कालिदास द्वारा एक रचना किया जाता है जिसका नाम था मालिकाग्निमित्रम। मालिकाग्निमित्रम जो है मतलब होता है कि मालव की राजकुमारी मालविका और अग्निमित्र के बीच जो प्रेम था और प्रेम विवाह के वर्णन किया गया है। इसको जो है एक नाटक के रूप में इसको वर्णित किया गया है। इसी को जो है मालिकाग्निमित्र के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग भागभद्र के बारे में अध्ययन करते हैं। भागभद्र जो है शुंग वंश के 9वें सम्राट के तौर पर जाने जाते हैं और ये इनके दरबार में एंटियालकिड्स जो हिंद यूनानी शासक था, एंटियालकिड्स, और इनके दरबार में एक दूत बनाकर हेलियोडोरस को भेजता है और हेलियोडोरस जब विदिशा में पहुंचते हैं वहां पर एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना करते हैं। साथ ही साथ ये वैष्णव धर्म को अपनाते हैं और वासुदेव की उपाधि धारण करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग देवभूति। देवभूति जो शुंग वंश का अंतिम शासक के तौर पर जाना जाता है। प्रश्न अक्सर बनता है कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन है, तो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति है। उसकी हत्या जो है वासुदेव करते हैं और यहीं पर जो देवभूति वंश का पतन होता है। और शुंग वंश के शासनकाल, शुंग वंश का जो शासनकाल था उस दौरान जो है मनुस्मृति का निर्माण किया जाता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं कर्ण वंश, बनते हैं सातवाहन वंश के बारे में अध्ययन करते हैं। कर्ण वंश के बारे में देखिए, कर्ण वंश का संस्थापक जब पूछा जाए तो वासुदेव हैं। यहाँ पर देखिए वासुदेव जो है देवभूति की हत्या करते हैं और वहीं पर जो है कर्ण वंश की स्थापना करते हैं। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा बनाते हैं और इनके साम्राज्य में जो है इनका साम्राज्य काफ़ी छोटा हो गया था और ये प्रशासन इनका कमज़ोर था। तो इनके यहाँ से प्रश्न बहुत नहीं बनते हैं, बस इतना ही जानते रहिएगा कि संस्थापक कौन है और अंतिम शासक कौन है। यहाँ पर प्रश्न बन सकता है। तो संस्थापक जो है कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव को माना जाता है और फिर राजधानी पाटलिपुत्रा को बनाते हैं। और अंतिम शासक जब पूछा जाए तो सुशर्मा है। तो वासुदेव ये कर्ण वंश में जो प्रमुख शासक थे, जिसमें इनके बहुत बड़े योगदान नहीं थे, लेकिन शासकों में देखिए वासुदेव थे, भूमिदेव थे और नारायण थे और सुशर्मा थे। यानी 4 शासक थे, वासुदेव, भूमिदेव, नारायण और सुशर्मा। और अंतिम शासक सुशर्मा को माना जाता है। सुशर्मा ही इसके अंतिम शासक थे और सुशर्मा की हत्या सिमुक करता है। सिमुक यहाँ पर इनकी हत्या करते हैं और सातवाहन वंश का स्थापना करते हैं। तो देखिए हम लोग अब सातवाहन वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। सिमुक ही सातवाहन वंश का संस्थापक है। देखिए संस्थापक जो है सिमुक हैं और ये इसमें राजधानी प्रतिष्ठान को बनाते हैं। प्रतिष्ठान जो है गोदावरी और कृष्णा नदी के मध्य के भूभाग को, यानी महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच वाले भूभाग पर जो है प्रतिष्ठान स्थित था और यहाँ पर जो है अपनी राजधानी बनाते हैं। इनकी राजधानी जो है, जब पूछा जाए कि किस नदी के मध्य था, तो कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के मध्य के भूभाग को प्रतिष्ठान के नाम से जाना जाता था। देखिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनका जो संस्थापक से प्रश्न पूछा जाता है कि संस्थापक कौन थे, सिमुक इनके संस्थापक के तौर पर जाना जाता है। और राजधानी जब पूछा जाए तो राजधानी जो है इनकी प्रतिष्ठान थी। तो सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान थी, इसको ध्यान दीजिएगा, अक्सर प्रश्न बनते हैं यहाँ से। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग को सातकर्णी प्रथम, जो शासक होते हैं दूसरे, इनके सातकर्णी प्रथम के नाम से जाना जाता है। सातकर्णी प्रथम जो है इनकी उपाधि सातकर्णी उपाधि, देखिए एक उपाधि थी सातकर्णी। तो ये अक्सर प्रश्न बनता है कि सातकर्णी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था। तो सातकर्णी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक सातकर्णी प्रथम ही था, यहाँ ध्यान दीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक ब्राह्मण की उपाधि धारण कौन करता है, एक ब्राह्मण की उपाधि सातकर्णी प्रथम ही धारण करते हैं और ये अपने आप को एक ब्राह्मण की उपाधि धारण करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये भी उपाधि है एक इनकी। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए, ये दक्षिणाधिपति के नाम से जाने जाते हैं। दक्षिणाधिपति मतलब दक्षिण के पति, दक्षिण भारत के राजा, दक्षिण भारत के थे, इसलिए जो है दक्षिणाधिपति की उपाधि धारण करते हैं। और देखिए इनकी उपाधि है वेड़ा कटक स्वामी, वेड़ा कटक स्वामी की उपाधि धारण करते हैं। और एल्डर सेरा गोनस की उपाधि धारण करते हैं, एल्डर सेरा गोनस की उपाधि धारण करते हैं। ये पेरा प्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, पेरा प्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी जो एक रचना है और इसके रचनाकार जो है अज्ञात हैं। इसके रचनाकार कौन है ये भी इतिहासकार भी नहीं सुलझा पाए हैं, लेकिन पेरा प्लस
द इरेथ्रियन सी जो रचना हुई है उनमें इसका नाम जो है एल्डर द सेरागोनस के नाम से जाना जाता है। जब भी प्रश्न पूछा जाए एल्डर द सेरागोनस के नाम से किसे जाना जाता है, तो एल्डर द सेरागोनस के नाम से जो सातकर्णी प्रथम को जब माना जाता है। और इनकी उपाधियों के बारे में फिर देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनकी उपाधि थी सातकर्णी, एक ब्राह्मण, दक्षिणाधिपति, वेढ़ा, कटक स्वामी, एल्डा सेरागोनस के नाम से जाना जाता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कलिंग नरेश खारवेल को पराजित किया था। ये काफ़ी बड़े राजा थे कलिंग नरेश खारवेल, ये कलिंग के नरेश थे खारवेल, और इनको ये पराजित करते हैं। तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से प्रश्न बनता है, इनकी पत्नी का नाम था नागरिका या नैनिका। सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी नागरिका या नैनिका, और ये जो है देखिए ये अमी वंश के संबंधित थी। अमी वंश की राजकुमारी थी नागरिका या नैनिका। इसने एक अभिलेख का निर्माण किया था। उस अभिलेख को जो है नाना घाट अभिलेख के नाम से जाना जाता है। जब भी प्रश्न पूछा जाए कि नाना घाट अभिलेख को किसने बनवाया था, तो नाना घाट अभिलेख को जो है नागरिका या नैनिका ने बनवाया था। नैनिका कौन है, तो सातकर्णी प्रथम की पत्नी है। और ये किस वंश से संबंधित थी, तो ये जो है अमी वंश से संबंधित थी। अमी वंश की राजकुमारी थी और सातकर्णी से इनकी शादी हुई थी। और इसने जो है एक अभिलेख का निर्माण किया था जिसका नाम था नाना घाट अभिलेख। और इसमें जो है नाना घाट अभिलेख की प्रमुख बात ये है, यहाँ पर भूमिदान देने का उल्लेख हुआ है। पहली बार जो है यहाँ पर किसी अभिलेख में जो है भूमिदान देने का प्रमाण पाया गया है। इस आधार पर जो है यहाँ पर जैसे कि जो ब्राह्मण होते थे उन्हें भूमिदान देने की प्रथा की शुरुआत यहीं से की जाती है, और यहीं से जो है सामंती प्रथा की शुरुआत मानी जाती है। क्योंकि जो ब्राह्मण भूमि को प्राप्त करते थे, उस भूमि का उपयोग जो है छोटे छोटे भागों में बांट करके किसानों को देते थे, और खुद सामंत के रूप में जो है उसको जो है कर के रूप में उसका संग्रह करते थे। यहीं से जो है सामंती प्रथा की शुरुआत मानी जाती है। फिर हम लोग पढ़ते हैं, इनकी पत्नी है नागरिका और नागरिका या नैनिका, और ये अमी वंश से संबंधित थी। इनकी पत्नी जो नैनिका थी और इसने नाना घाट अभिलेख का निर्माण किया था। उस अभिलेख में जो है भूमिदान देने की प्रथा का प्रमाण मिलता है। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, भूमिदान जो दिया गया था, सर्वप्रथम भूमिदान प्राप्तकर्ता जो है बौद्ध धर्म थे। बौद्ध धर्मों को इसने सर्वप्रथम भूमिदान दिया था। उसके बाद कई ब्राह्मणों को भूमिदान दिया गया था। तो जब भी प्रश्न पूछा जाए कि भूमिदान देने की प्रथा की शुरुआत कब मानी जाती है, तो सातवाहनों द्वारा दिया जाता है। भूमिदान देने का प्रमाण जो है सातवाहनों द्वारा जो है भूमिदान देने के प्रमाण पाए गए हैं, और यहीं से जो भूमिदान देने की प्रथा की शुरुआत मानी जाती है। उसके बाद एक शासक हैं हाल जो है एक शासक हैं, और इसने हाल की जो प्रमुख विशेषता ये है कि इन्हें श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था। श्रीलंका पर जो है इसने विजय प्राप्त किया था, और श्रीलंका की राजकुमारी थी मलयवती। श्रीलंका को मलय के नाम से जाना जाता था, और वहाँ की राजकुमारी थी, इसलिए जो है इन्हें मलयवती के नाम से जाना जाता है। और इनका दूसरा नाम था लीलावती। और जो मलयवती यानी लीलावती थी, उनसे जो है हाल की शादी होती है, हाल से इनका विवाह होता है। तो और जो मलय या लीलावती थी, ये जो है संस्कृत की प्रखंड विद्वान थी, उन्हें संस्कृत आता था, और हाल को जो है संस्कृत नहीं आती थी। तो हाल ने संस्कृत की शिक्षा के लिए जो है सर्ववर्मन को जो है गुरु के तौर पर चुना, और उनसे जो है संस्कृत सीखने का प्रयास किया था। और यहाँ पर जो सर्ववर्मन थे, देखिए सर्ववर्मन जो इनके कार्य थे, जो रचना की हैं, देखिए गुड़ाढ़ और कातंत्र दो की रचना किए हैं। सर्ववर्मन किए थे, गुड़ाढ़ और कातंत्र की रचना किए थे। तो जब भी पूछा जाए कि सर्ववर्मन कौन था, सर्ववर्मन जो है हाल के संस्कृत गुरु माने जाते हैं, और इन्हें संस्कृत के व्याकरण के बारे में इन्हें अध्ययन कराया था। तो सर्ववर्मन जो है इनके गुरु माने जाते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ने देखिए गाथा सप्तशती की रचना किया था। गाथा सप्तशती की रचना प्राकृत भाषा में किया गया है। इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न जब बनते हैं तो कन्फ्यूजन कराता है। क्योंकि यहाँ पर सर्ववर्मन से इसने जो है संस्कृत की शिक्षा लिए हैं, और वहाँ पर जो है गाथा सप्तशती जो है प्राकृत भाषा में इनका रचना किया गया है। तो संस्कृत में जो है इनकी रचना नहीं किया गया है। तो प्रश्न बनता है कि गाथा सप्तशती जो है किस भाषा में जो है इसका जो लिखा गया है, तो ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अगला जो है गौतमी पुत्र सतकर्णी आते हैं, और ये जो है सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी शासकों में से एक माने जाते हैं और सबसे प्रतापी शासक थे, और यहाँ से जो है इनके साम्राज्य का विस्तार माना जाता है। और इन्हें जो उपाधि धारण की है, देखिए ये अद्भुत ब्राह्मण की उपाधि धारण करते हैं। वहीं पर सातकर्णी जो प्रथम थे एक ब्राह्मण की उपाधि धारण करते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूजन मत होइएगा। यहाँ पर एक ब्राह्मण की जब बात किया जाए तो सातकर्णी प्रथम की बात होगी, और जब कहा जाए गौतमी पुत्र सतकर्णी तो गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है अद्भुत ब्राह्मण की उपाधि धारण करते हैं। और यहाँ पर देखिए एक बात और, यहाँ पर एकमात्र ब्राह्मण की उपाधि धारण करते हैं। एक ब्राह्मण की बात की जाए तो गौतमी पुत्र सतकर्णी है। जब कहा जाए एकमात्र ब्राह्मण की उपाधि किसने धारण किया था, तो एकमात्र ब्राह्मण की उपाधि जो है गौतमी पुत्र सतकर्णी धारण करते हैं। और ही साथ इसने कहा था कि राम कृष्ण भीम अर्जुन के ये जो अवतार माने जाते हैं, राम कृष्ण भीम अर्जुन के अवतार के रूप में इन्होंने खुद कहा था कि मैं जो है राम कृष्ण भीम के और अर्जुन के अवतार हूँ। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो जब भी पूछा जाए कि राम कृष्ण भीम अर्जुन को उपाधि किसने धारण किया था या इसके अवतार के रूप में किसे जाना जाता है, तो जो है गौतमी पुत्र सतकर्णी को माना जाता है। और इनकी माता थी गौतमी बलश्री। यहाँ से प्रश्न बनता है, देखिए पूछा जाए जब कि गौतमी पुत्र सतकर्णी की माता कौन थे, तो गौतमी बलश्री थी। जो देखिए जो गौतमी नाम है, उपनाम जो उपनाम जोड़ा गया है गौतमी शब्द गौतमी पुत्र सतकर्णी, यानी गौतमी पुत्र थे सतकर्णी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो परिवार होता था इनका मात्र सत्तात्मक होता था, लेकिन जो राजतंत्र होता था वो पितृसत्तात्मक होता था। समझने का प्रयास करिए, परिवार इनका मात्र सत्तात्मक होता था। यहाँ पर परिवार में जो महिलाओं की सम्मान दिया जाता था, लेकिन जब राजा बनने की बात होती थी तो पुत्र ही राजा बनता था, और पुत्री और यानी महिलाएं वहाँ पर शासक के तौर पर नहीं होती थी। तो यहाँ पर राजा बनने का जब बात होगी तो पुत्र बनेगा राजा, और वहाँ पर परिवार जो होता मात्र सत्तात्मक होता था। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर गौतमी पुत्र सतकर्णी के दो अभिलेख पाए गए हैं। देखिए दो अभिलेख जो है नासिक में है और एक अभिलेख कार्ले में है। कार्ले जो है महाराष्ट्र में स्थित है। और देखिए इनके जो अभिलेख हैं, दो अभिलेख नासिक में पाए गए हैं और एक अभिलेख कार्ले में पाया गया है। कार्ले महाराष्ट्र में स्थित है, इसको ध्यान दीजिएगा। फिर अब देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। शक शासक शक शासक थे, विदेशी शासकों के तौर पर जब हमने अध्ययन किया था, हिंदू यूनानियों के बाद शक का आक्रमण होता है भारत पर। उन शक शासकों को जो 5 श्रेणियाँ थी, 5 भागों में बट गए थे, अलग अलग स्थानों पर जाते हैं। उन शक शासकों में देखिए एक शासक था नहपान और उसावदत्त। नहपान और उसावदत्त को इसने युद्ध में हराया था। ये इम्पॉर्टेंट है, जब भी प्रश्न पूछा जाए कि नहपान को किसने हराया था, यहाँ पर नहपान से प्रश्न बनता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो नहपान और उसावदत्त को जो है गौतमी पुत्र सतकर्णी ने युद्ध में हराया था। फिर आगे बढ़ने का प्रयास करिए। यहाँ पर जो उनके सिक्के होते थे, जो मुद्राएं होती थी, उन सिक्कों को देखिए। शीशे के सिक्के होते थे, कांसे के सिक्के बने होते थे, प्रोटीन के सिक्के होते थे। यहाँ पर इनके सिक्कों जो होते थे, शीशे के सिक्के होते थे, कांसे के सिक्के, प्रोटीन के बने हुए सिक्के थे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए वशिष्ठ पुत्र पुलमावी जो है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी थे और इनका प्रमुख कार्य ये था कि ये आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है उस आंध्र क्षेत्र को इसने जीता था, और इसलिए जो है आंध्र भोज की उपाधि धारण किया था। इसने आंध्र प्रदेश पर आक्रमण किया और उस प्रदेश को जीत लिया, और उसके बाद जो है आंध्र भोज की उपाधि धारण करता है। यहाँ पर बनता है कि आंध्र भोज की उपाधि किसने धारण किया था, तो आंध्र भोज की उपाधि जो है वशिष्ठी पुत्र पुलमावी ने धारण किया था। इसको ध्यान दीजिएगा, अक्सर ये प्रश्न बनता है और यहाँ कन्फ्यूजन करता है गौतमी पुत्र सतकर्णी थे या पुलमावी थे। तो वहाँ पर जब भी प्रश्न पूछा जाए कि आंध्र भोज की उपाधि किसने धारण किया था, तो आंध्र भोज की उपाधि जो है वशिष्ठी पुत्र पुलमावी ने धारण किया था। फिर आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। अमरावती स्तूप को जो है मरम्मत करवाया था इसने। देखिए अमरावती स्तूप का निर्माण जो है अशोक द्वारा किया जाता है, और ये जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, लेकिन इसका जो है मरम्मत का कार्य करते हैं, तो अमरावती स्तूप का मरम्मत करते हैं। फिर इनके जो सिक्के हैं यहाँ से प्रश्न बनते हैं। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। जब भी प्रश्न पूछा जाए कि 2 पतवार वाली नाव किसके सिक्कों पर अंकन था, तो 2 पतवार वाली नाव का अंकन जो है, 2 पतवार वाली नाव का अंकन
जब भी पूछा जाए कि किसके सिक्कों पर हुआ है, तो वशिष्ठिपुत्र पुलमावी के सिक्कों पर जो है 2 पतवार वाली नाव का उल्लेख किया गया है। यानी देखिए जो नाव बनी हुई है, यहाँ पर एक पतवार यहाँ पर है, एक पतवार यहाँ था, नाव खेता था। तो इस जो नाव बनती थी, तो यहाँ पर 2 पतवार वाली नाव का अंकन जब पूछा जाए तो 2 पतवार वाली नाव का अंकन जो है किसके सिक्कों पर है, वशिष्ठिपुत्र पुलमावी के सिक्कों पर है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यज्ञसी सातकर्णी जो है सातवाहन वंश के अंतिम शासक के तौर पर जाना जाता है। ये जो है सातवाहन वंश के अंतिम शासक हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। जब भी प्रश्न पूछा जाए सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था, तो यज्ञसी सतकर्णी। तो यहाँ पर जो है अंतिम शासक जो है यज्ञश्री सतकर्णी हैं। और इनके जो सिक्के हैं, देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है नाव तथा जहाज का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ है। जब भी प्रश्न पूछा जाए कि नाव और जहाज का अंकन किसके सिक्कों पर है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा यज्ञसी सतकर्णी। और जब पूछा जाए कि 2 पतवार वाली नाव का अंकन किसके सिक्कों पर है, तो हमारा उत्तर होगा वशिष्ठिपुत्र पुलमावी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमेशा कन्फ्यूजन करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो जब भी पूछा जाए कि नाव और जहाज का अंकन कहाँ है, तो नाव और जहाज का अंकन जो है यज्ञसी सतकर्णी पर है। इससे ये प्रमाण मिलता है कि यहाँ पर विदेश में जो है व्यापार के प्रमाण मिलते हैं, इससे प्रमाण मिलता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सातवाहन जो परिवार था, जो है सातवाहन परिवार जो है मातसत्तात्मक था। वहाँ पर आइए हम लोग इसका रिवीजन करते फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए सातवाहन वंश का संस्थापक जब भी पूछा था, सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था और अपनी राजधानी जो है प्रतिष्ठान में बनाता है। इनके जो प्रमुख राजवंश हैं देखिए, जिसमें सातकर्णी प्रथम है। सातकर्णी प्रथम की मेन भूमिका ये थी कि इसने जो है सातकर्णी की उपाधि धारण किया था। पहला सातकर्णी की उपाधि धारण करने वाला था सातकर्णी प्रथम। उसके बाद इसका एक और प्रमुख है कि एक ब्राह्मण की उपाधि किसने धारण किया था, तो सातकर्णी प्रथम। दक्षिणाधिपति की उपाधि किसने धारण किया था, सातकर्णी प्रथम था। फिर उसके बाद देखिए एल्डर सेरागोनस की प्रमाण कहाँ मिलते हैं, इनके नामों के प्रमाण कहाँ मिलते हैं, तो पेरिप्लस द इरिथ्रियन सी जो पाए गए हैं अभिलेख, उसमें जो है इनका नाम जो है एल्डर सेरागोनस पाया गया है। कलिंग नरेश खारवेल को इसने पराजित किया था और उनकी पत्नी का नाम था नागरिका या नैनिका जो थी, ये अमी वंश की राजकुमारी थी और उनकी शादी होती है। और इसमें जो है नाना घाट अभिलेख का निर्माण करता है और इसमें जो है भूमिदान, ब्राह्मणों को भूमिदान देने का पहला प्रमाण कहाँ पाया जाता है, तो सातवाहनों द्वारा किया गया था और ये नाना घाट अभिलेख में पाया जाता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, हाल के बारे में पढ़ते हैं। हाल जो है इसमें सबसे प्रमुख कार्य ये होता है कि इसमें जो है श्रीलंका पर विजय स्थापित करता है और श्रीलंका की राजकुमारी मालयवती यानी लीलावती से इसकी शादी होती है। मलयवती और लीलावती, जो मलयवती या लीलावती जो लीलावती थी, ये संस्कृत की प्रखंड विद्वान थी और उसके लीलावती के प्रभाव में आकर ही हाल ने जो है संस्कृत सीखने का प्रयास किया और उसने अपने गुरु सर्ववर्मन से संस्कृत सीखा था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो एक गाथा सप्तशती है, हाल की एक रचना है गाथा सप्तशती। जब भी पूछा जाए कि गाथा सप्तशती किसकी रचना है, तो हाल की है और इसकी जो भाषा थी प्राकृत भाषा थी। उसके बाद गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में अध्ययन करते हैं, जो इस वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है और इसके देखिए अद्भुत ब्राह्मण की उपाधि धारण करता है, एकमात्र ब्राह्मण की उपाधि धारण करता है और इसके साथ ही साथ देखिए राम कृष्ण भीम अर्जुन की उपाधि धारण करता है। ये अपने आप को जो है राम कृष्ण भीम अर्जुन कहता था। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये इसकी जो माता थी, देखिए इसकी माता का नाम था गौतमी बलश्री, यहाँ से प्रश्न बनता है। फिर आगे देखिए गौतमीपुत्र सतकर्णी के जो प्रमुख कार्य किए गए थे, जो इनके जो है 2 नासिक में अभिलेख पाए गए हैं, एक कार्ले में जो अभिलेख पाया गया है, इसके द्वारा ही गौतमीपुत्र सतकर्णी के द्वारा निर्माण किया गया था। इसने जो शक शासक नहपान और उसाव दत्त को हराया था। और जो इनके सिक्के हैं, देखिए सिक्के हैं शीशे, कांसे, पोटीन के सिक्के बने हुए हैं। और इनके जो उसके बाद जो होता है वशिष्ठिपुत्र पुलमावी आते हैं। वशिष्ठिपुत्र पुलमावी जो है देखिए ये आंध्र प्रदेश को जीतते हैं और साथ ही साथ जो है जीतने के बाद आंध्र भोज की उपाधि धारण करते हैं। उसके बाद देखिए अमरावती स्तूप की मरम्मत करते हैं। इनके जो सिक्के हैं देखिए यहाँ पास बनते हैं, इनके सिक्के पर 2 पतवार वाली नाव का अंकन है, 2 पतवार वाली नाव का इस पर अंकन किया गया है। उसके बाद आते हैं यज्ञश्री सातकर्णी, जो सातवाहन वंश का अंतिम शासक के तौर पर जाना जाता है। यज्ञश्री सतकर्णी को सातवाहन वंश का अंतिम शासक माना जाता है और इसके सिक्कों पर देखिए नाव तथा जहाज का अंकन किया गया है। वहीं पर जो है वशिष्ठिपुत्र पुलमावी के जो
सिक्के हैं उस पर 2 पतवार वाली नाव का उल्लेख किया गया है। वहीं पर यक्षी जो सतकर्णी है नाव तथा जहाज का अंकन किया गया है। सातवाहन परिवार जो है या मात्र सत्तात्मक होता था, परंतु राजा जो है पितृ सत्तात्मक होता था। फिर हम लोग चेदी वंश के बारे में अध्ययन करते हैं। चेदी वंश जो है इस वंश को जो है महामेघवाहन के वंश के नाम से जाना जाता है। महामेघवाहन वंश से किसे जाना जाता है, तो चेदी वंश को जाना जाता है। तो इस वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था। यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल होता है और इसने मगध पर आक्रमण करके जिनसेन की मूर्ति को जो है पुनः जो है कलिंग लाता है। जिनसेन की मूर्ति जो है, देखिए, जब नंद वंश का शासक होता है महापदानंद ने कलिंग पर आक्रमण करके जिनसेन की मूर्ति को मगध ले गया था। उसी मूर्ति को पुनः जो है खारवेल युद्ध करके मगध पर आक्रमण करके वहाँ पर जो है जिनसेन की मूर्ति को पुनः कलिंग लाते हैं। इसलिए जब भी प्रश्न पूछा जाए कि जिनसेन की मूर्ति यानी जैन धर्म की मूर्ति थी जिनसेन की मूर्ति, और खारवेल जो है पुनः उसे मगध लाते हैं, ये कलिंग लाते हैं, ये बहुत प्रश्न बनता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चेदी वंश में सिर्फ खारवेल का अध्ययन करना है और सबसे प्रमुख ये है कि ये जो है खारवेल जो है मगध पर आक्रमण करके वहाँ के जो जिनसेन की मूर्ति है उसे कलिंग लाते हैं। उसके साथ ही साथ जो है खारवेल द्वारा जो है एक हाथी गुफा अभिलेख का निर्माण किया गया है। हाथी गुफा अभिलेख मतलब यह है उदयगिरी पर्वत की पहाड़ियों में जो है एक गुफा का निर्माण किया गया है। उस गुफा की शिला पर जो है एक अभिलेख लिखवाया गया है। उस अभिलेख को लिखवाने का कार्य जो है खारवेल करते हैं। तो जब भी प्रश्न पूछा जाए कि हाथी गुफा अभिलेख का निर्माण किसने किया था, तो खारवेल ने किया था।